फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1813। ये मैं पहले भी बता दिया था कि ब्रिटिश संसद हर 20 साल पे चार्टर एक्ट लगातार जो एक आलेख भेजती थी, और इसी तरह 1773 का आया था और फिर 1793 का आता है। 1793 में ये होता है कि उसकी लाइसेंस जो है ना, बस 20 वर्ष के लिए लाइसेंस बढ़ा दिया जाता है। सिर्फ 20 वर्ष के लिए लाइसेंस, कंपनी जो काम करे बस 20 वर्ष के लिए लाइसेंस बढ़ा दिया गया। और लिखित विधि का शासन होता है। क्या होता है? इनकी जो लाइसेंस 20 वर्ष के लिए बढ़ा दी जाती है, और लिखित विधि द्वारा शासन। अब जो मौखिक विधि द्वारा करते थे अब खत्म, अब सिर्फ लिखित विधि द्वारा शासन होगा। ठीक है। अब इसके तहत जो कोड ऑफ डायरेक्टर और बीओ से बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कोड ऑफ डायरेक्टर में जो थे कोड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो इसमें जो आप बोर्ड ऑफ कंट्रोल में आप देखोगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में देखो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में इसमें 6 सदस्य थे। तो 6 सदस्य का जो वेतन होगा, 6 सदस्य वेतन भारत से दिया जाएगा। कहां से? भारत से। अब वो वेतन भारत से दिया जाएगा। क्यों? अब इससे पहले, इससे 20 साल, इससे जो 1773 में जो चार्टर रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें जो वेतन जो बीओसी जो थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बने थे, उसमें 20 साल उसका वेतन दिया ब्रिटिश से, लेकिन अब भारत में दे जाएंगे। इसमें टोटल 3-4 पॉइंट है। पहला जो वही 20 वर्ष के लिए इसके लाइसेंस बढ़ा दी जाती है, और दूसरा इनकी वेतन जो भारत से मिलेगी। अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होंगी, इनकी वेतन भारत से मिलेगी, भारत से ही होगी। तो ये था हमारा चार्टर एक्ट 1793 का। इसमें अब आते हैं हम 1813। ये काफी बहुत इंपॉर्टेंट ही माना जाता है 1813 का चार्टर एक्ट। ये है क्या? 1813 का चार्टर एक्ट बहुत मायनों में इंपॉर्टेंट है। हमें अगर इसका बहुत मामलों में जाना जाता है 1813 कि इसमें देखोगे आप, इसमें थोड़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं। जब ये मराठा जो आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा होता है, आंग्ल मराठा 4th युद्ध, इसमें आप भारत पर नजर डालें तो भारत में देखो, भारत में आप देखोगे तो अंग्रेज जो है ना, बहुत सारे क्षेत्रों पर काबिज कर चुके हैं। अंग्रेज पूरे इस वाले क्षेत्र पे, बंगाल का पूरा हिस्सा है ना, दिल्ली, सहायक संधि, एक नई द्वारा सहायक संधि आती है, सहायक संधि के तहत सबको अपने अंदर कर लेते हैं। ठीक है ना। कम से कम ये मराठा का भी लमसम में 17 ये हो जाता, और इस ऑलमोस्ट लमसम में बहुत बड़े आधिपत्य क्षेत्र हासिल कर लेते कंपनी ब्रिटेन। अब बहुत बड़ा क्षेत्र हासिल कर लेते इस तहत। अब जो है इनका, इसके तहत जब हासिल कर लेते, तो इसमें अब देखो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मैं नजर डालता हूं, इंटरनेशनल स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यही वक्त रहता है जब नेपोलियन का उदय होता है। नेपोलियन जो फ्रांस के जो होते हैं, नेपोलियन, वो एक बहुत समृद्ध, मतलब अपने क्षेत्र को बढ़ाने लगता है, जो अपने उपनिवेशवाद को बहुत बढ़ाता है। यूरोप में उसका बहुत वर्चस्व रहता है उस समय, नेपोलियन का बहुत वर्चस्व रहता है। इतना अब मैं शुरू से बताया हूं कि ब्रिटेन और फ्रांस के साथ हमेशा शुरू से ही टकराव चलते रहे, और उस समय बहुत तगड़ा टकराव चलता है परिवेशवाद को लेकर, बहुत सारे वगैरह वगैरह, बहुत सारे चीज को लेकर। तो ब्रिटेन में एक जो नेपोलियन जो बोनापार्ट थे, एक प्रणाली स्थापित किया था, जो कॉन्टिनेंटल प्रणाली, कॉन्टिनेंटल सिस्टम। क्या था? कॉन्टिनेंटल सिस्टम, कॉन्टिनेंटल कर प्रणाली था। क्या था? कॉन्टिनेंटल सिस्टम, सिस्टम। इसके तहत क्या होता कि जो भी इसके तहत कॉन्टिनेंटल सिस्टम के तहत देखोगे, जो भी अब इनके अंदर था कि जो भी उपनिवेशवाद थे फ्रांस के, अब उनके जो फ्रांस का के जो उपनिवेशवाद थे, नेपोलियन के उपनिवेशवाद बहुत बड़े क्षेत्र पे यूरोप में फैल गया था। अब यूरोप में ब्रिटेन की भी वस्तु जा रही है, लेकिन अब इनके जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम है, इसके तहत अब ब्रिटेन की वस्तुएं यूरोप, जो फ्रांस के जो उपनिवेशवाद क्षेत्र है, तो नेपोलियन जो कब्जा किए हैं, जो जिसके तहत वो वाले क्षेत्र पर अब नहीं जाएगा। अब वहां से जो है, वहां का सामान न लिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। मतलब अब यूरोप जो खासकर ब्रिटेन से कोई भी सामान नहीं लिया जाएगा और नहीं दिया जाएगा। इनके तहत कॉन्टिनेंटल सिस्टम के तहत कोई भी सामान नहीं लिया जाएगा, उनसे ना लिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। इस टाइप से जो नेपोलियन बोनापार्ट ने स्टार्ट किया था, ये था। इसके तहत हुआ क्या, इससे नुकसान क्या हुआ कि ब्रिटेन से जो यहाँ पे जो जाने वाली वस्तुएं थी, जो चाय की जो व्यापार थी, चाय अगर कोई भी वस्तु यहाँ से जा रही है तो वहां पे स्टॉक बहुत बड़े क्षेत्र में स्टॉक हो गया, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहा। जब तक वो अपने निवेशवाद में नहीं फैलाएंगे तो फिर कैसे होगा? तो वो हो ही नहीं रहा था, क्योंकि ब्रिटेन में तो उनका वर्चस्व चल रहा था, अभी नेपोलियन का। तो इस स्थिति को देखते हुए क्या हुआ
कि एकाधिकार इसका ब्रिटेन का जो यहाँ पे था स्टॉक पड़ गया, और यहाँ पे तो दूसरा तो और कोई कंपनी काम कर ही नहीं सकती क्योंकि इसको एकाधिकार मिला। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में एकाधिकार मिला। तो इसी को देखते हुए एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। क्यों? कि ब्रिटेन में एकमात्र ऐसी कंपनी थी जो एक इस इलाके में व्यापार कर सकती थी, और सामान एकदम स्टॉक हो चुका था, है ना, और जो वो सामान बिक नहीं रही, अब दूसरा कौन व्यापार करे? तो एकाधिकार इनका समाप्त कर देगा। सबसे बड़ा जो काम करते एकाधिकार समाप्त करते, वह तो 20 वर्ष के लिए बढ़ा दे, तो पहला आपको यहाँ नोट कर लेना, 20 वर्ष के लिए बढ़ा देते। और इनका चाय और चीनी को छोड़ के, चाय और चीन से व्यापार को, जो चाय का व्यापार पर एकाधिकार था उनको, और चीन के व्यापार पर जो एकाधिकार उनको छोड़कर बाकी सब इनके जो व्यापारिक में एकाधिकार थे वो सारे के सारे समाप्त कर देते हैं। ये सबसे बड़ा। अब आप इनमें देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे कंपनियों को अपने नियंत्रण में ला रही है। धीरे धीरे उनके जो क्षेत्र में इंटर करके अपने गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया, और वह उन्हीं इसी में अपने बंधु को नियुक्त कर दिया। उसके बाद अब देखो धीरे धीरे कैसे कंट्रोल करे। एक समय आया इनके एकाधिकार समाप्त हुआ, और अगली में देखेंगे अभी कंपनी को समाप्त करने की बात होती है, जब 1853 का एक्ट आएगा उसी में देखेंगे। तो एकाधिकार समाप्त हो गया, चाय और चीन को छोड़कर बाकी सबका एकाधिकार समाप्त। ठीक है। और लाइसेंस लेकर कोई ब्रिटेन के जो लाइसेंस इसमें दूसरा क्या क्या है, जब एकाधिकार समाप्त हो गया तो अब तो कोई भी इंसान व्यापार कर सकता है। तो व्यापार अब क्या हुआ, लाइसेंस से अब कोई भी व्यक्ति वहां जाके व्यापार कर सकता है, रह सकता है वहां पे, अच्छे से अपना काम कर सकता है। ये बात इनमें कही गई। ठीक है, ये बात इनका था। दूसरा तीसरा क्या आता है कि अब देखा गया कि यार इतने बड़े क्षेत्र, अब तीसरा पॉइंट देख लेते, 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष शिक्षा पर दिया जाएगा। तो पहला बात है जो शिक्षा पर दिया जा रहा है, जो जिसमें जो साहित्य कलाएं संस्कृति साहित्य कलाएं होती है, विज्ञान साहित्य कला विज्ञान और जो भी है टेक्नोलॉजी वगैरह में, इनको शिक्षा में 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिया जाएगा। इसमें क्यों ऐसा किया, इसके पीछे राज देखो, ये जितने भी हो रहे हैं ये कोई भारतीय लोगों का फायदा नहीं हो रहा है इसमें, सिर्फ तो सिर्फ इसका फायदा किसका, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी फायदे की ओर देख रही, क्यों कंपनी अपने फायदे देखेगी। तो ये भी 1 लाख रुपए जो प्रतिवर्ष किसी भी बहाने जो खर्च करी जा रही है, इसके तहत ये था कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करना, क्योंकि इसके तहत जो भी व्यक्ति को हम लेंगे कर्मचारी जो वहां से मंगाए जा रहे हैं, उतना तो हमारे पास नहीं है, जो वहां से आएंगे उसका वेतन भी बहुत हाई होगा। तो अब क्यों ना हम भारतीय लोग को ट्रेन करें और भारतीय लोग को पढ़ा लिखा के हम अपने उनके कर्मचारी अपने अंदर उसको लाए। तो 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष शिक्षा जो शिक्षा पे था, इसमें विज्ञान साहित्य कला बहुत सारी चीज थे, इसमें व्यय किया गया। अब दूसरा कौन सा बड़ा जो काम किया गया, धार्मिक जो प्रचार के लिए जो ईसाई मिशनरियों को भेजा गया। आपको लग रहा है कि ईसाई मिशनरी ये पहली बार आ रहे, नहीं, इससे पहले भी आ रहे थे। इससे पहली शताब्दी में भी आई थी, अकबर के समय भी आई थी। पुर्तगाली भी बहुत इसको लेकर बहुत मतलब रहते धर्म ईसाई मिशनरी को बहुत प्रचार प्रसार करते पुर्तगाली बहुत। उसके बाद देखोगे ये ईसाई मिशनरी को छूट मिल जाती है, और ईसाई मिशनरी किस तरह आगे यहाँ पे अपना इसको अलग उनको मिलता है घर बना के, और आराम से धर्म प्रचार करते, किस तरह अपने शिक्षा और धर्म का प्रचार करते। ठीक है। अब इसके तहत एक और चीज मिलता है, बड़ा इंपॉर्टेंट आता है आलेख, जो प्रांतीय गवर्नर थे विधि बना सकते। अब जो इनको अधिकार नहीं था, पहले गवर्नर जनरल के पास था, लेकिन अब प्रांतीय गवर्नर को भी अधिकार है इनको ऊपर जो कानून अपना बना सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन उनको कानून बनाने के बाद वो गवर्नर जनरल से अनुमोदित करना होगा। गवर्नर जनरल वो सेंट्रल गवर्नमेंट वहां ब्रिटेन से अनुमोदित करवाई, प्रांतीय गवर्नर विधि बना, हाँ कोई बात नहीं, रोक नहीं, बनाओ विधि, लेकिन आपको सेंट्रल गवर्नर मतलब गवर्नर जनरल को से आपको अनुमोदित करना होगा, ये अनुमोदित करवाना होगा, और इससे जब अनुमोदित हो जाएगा तो आपका बिल पास होगा, उसके बाद वो आगे जाएगी। ठीक है। और स्थानीय स्वायत्ता संस्थाएं का जो कर लगाने का अधिकार दे दी, जो स्थानीय स्वायत्ता संस्थाएं तो उन पर कर लगाने का अधिकार दे दिया। और अब ये था। उसके बाद क्या था, कब आप जब कंपनी देखा कि लॉब में जा रही है, कोई स्टॉक रुका हुआ था, इसमें क्या था, कंपनी अपने शेयर धारकों को लाभांश में 10.5% फिक्स कर दिया। जो भी उसका लाभांश था उनको 10.5% फिक्स कर दिया गया। ठीक है। तो था, इसको हम थोड़ा दोबारा रिपीट करते हो। 1793 का जो चार्टर्ड एक्ट आता है, इसके तहत कुछ भी नहीं, बस इसमें जो 20 वर्ष के लिए कंपनी का लाइसेंस बढ़ा दिया जाता है, 20 वर्ष के लिए कंपनी का लाइसेंस बढ़ा दिया गया। अब जो बढ़ा दिया गया, और जो COD कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर, BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो 24 कंपनी की जो परिषद हुआ करते थे, अब वो उनको छोड़कर जो BOC
बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो थे, जिसमें 6 सदस्य थे ब्रिटिश के, इस 6 सदस्य का वेतन अब भारत से दिया जाएगा। पहले जो अंग्रेजों के साथ दिया जाता, अब भारत से दिया जाएगा। ये है बस। अब आता 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या था कि 20 वर्ष का, वही 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिए जाते हैं। और दूसरा क्या था कि चाहे इनका एकाधिकार, कंपनी का एकाधिकार खत्म, इसने कंपनी का एकाधिकार खत्म, बस 2 चीज, चीन के साथ व्यापार इसका एकाधिकार रहेगा, और चीनी का जो चाय का और चीन का व्यापार एक अधिकार है, इनके साथ जो व्यापार होगा एक अधिकार के रूप में होगा। एक अधिकार क्या है, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में पर्टिकुलर एक ही संस्था ही काम कर सकती है, बिजनेस कर सकती है, वो एक अधिकार होता है, एक ही कंपनी को अलाउ होता है, ठीक है। और दूसरा, लाइसेंस के तहत कोई व्यक्ति आ जा सकता है और उस पर रह सकता है, कहाँ, ब्रिटेन पे, मतलब भारत पे रह सकता है और व्यापार कर सकता है। तीसरा क्या था, 1 लाख रुपए हर साल अब उसको फंड मिलेगी, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से भारत को, और वो अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे और वो विज्ञान साहित्य में आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ईसाई मिशनरी को अनुमति मिल जाती है, और ईसाई मिशनरी यहाँ के धर्म प्रचार करते हैं, और आगे चल के स्थानीय स्वायत्ता संस्थाएं पर जो कर लगी थी उनको भी वो कर को भी लगाने की अनुमति मिल जाती है। और कंपनी अपने शेयर धारकों को एक लाभांश फिक्स कर देती है 10.5, ये लाभ। तो ये आज के